तो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या क्या देखा था? हमने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी देखी, हमने एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज देखी, उसी को ग्रोथ ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज के अंदर हमने नेक्स्ट देखा कि इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। तो एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के अंदर मर्जर आता है, एक्विजिशन आता है एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस आता है। तो हम फर्स्ट जाते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के ऊपर। तो देखो, मर्जर एंड एक्विजिशन होता क्या है? मर्जर एंड एक्विजिशन होता क्या है? तो देखो, सपोज करो कि कंपनी ए है और कंपनी बी है। अब कंपनी ए और कंपनी बी, ये दोनों कंपनी कंबाइन हुए, और इन्होंने स्टार्ट किया ए बी कंपनी। यानी अब ये दोनों सेपरेटली ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करते, सेपरेटली इंडिविजुअली बिजनेस नहीं करते, बल्कि जो बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं, मिलकर करते हैं। इसके वजह से वो क्या करते हैं, जो कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग दोनों का है। सेकेंड, जो कुछ भी ट्रेड बैरियर्स है, उस ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया। ओके, इनका जो मर्जर हुआ तो क्या हुआ, ट्रेड बैरियर्स रिमूव हुए, जो कुछ भी इनके बीच कॉम्बिनेशन हुआ और एक सिंगल एंटिटी करके वो न्यू एंटिटी उन्होंने क्रिएट की। वो क्या थी, कंसेंट बेसिस के ऊपर थी, उनका म्यूचुअल कंसेंट था, वो दोनों भी उस बात के लिए एग्री थे। तो ये होता है मर्जर। ये क्या होता है, मर्जर। यानी जब कंपनीज मर्ज होती है, कंबाइन होती है, तो वो आगे का बिजनेस मिलकर करती है, प्रॉफिट में उनका एक दूसरे का शेयरिंग होता है, जो कुछ भी ट्रेड करती है, और उनका उसमें कंसेंट होता है। उसके बाद में इसकी वजह से क्या होता है, उन्हें फाइनेंशियल गेन उनका बढ़ जाता है। ओके, फाइनेंशियल गेन वो क्या करती है, मर्जर की वजह से हो जाते हैं। अब सेकेंड आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन तब होता है मोस्ट प्रोबेबली उस केस में, यहाँ पर भी दो कंपनीज आती हैं। ये कंपनी ए है, कंपनी बी है। अब ए कंपनी क्या करती है, बी कंपनी को अक्वायर करती है। क्या करती है, अक्वायर करती है, परचेस करती है। अब क्यों करती है, ए कंपनी की जो पोजीशन है इंडस्ट्रीज में, वो क्या है, एक स्ट्रेंथ है, इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है बी, और बी कंपनी जो है, ये बी कंपनी क्या है, वीक है। यानी अब बी कंपनी को वीक पोजीशंस पे होने की वजह से ए ने बी कंपनी को अक्वायर किया, ए ने बी कंपनी को अक्वायर किया, और ए क्या करती है, अभी ए कंट्रोल करती है, ए कंट्रोल्स बी। ए कंपनी क्या करती है, बी को कंट्रोल करती है। यहाँ पर मर्जर में ए बी को कंट्रोल कर रहा है, या तो फिर बी ए को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता था, दोनों भी मिलकर बिजनेस को चला रहे। लेकिन ए एंड बी के केस में क्या होता है, ए कंपनी जो स्ट्रेंथ, जो एक हाईएस्ट पोजीशन पे है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो कैपेबल है ज़्यादा, वो क्या करती है, एक वीक कंपनी को अक्वायर करती है, परचेस करती है, और सारे उसके मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा अमाउंट का प्रोपोर्शंस का होता है, बी के अंदर उसका ज़्यादा शेयर होता है। तो ए बी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये होता है मर्जर, और ये होता है एक्विजिशन। अब मर्जर के अंदर अगेन टाइप्स आते हैं। मर्जर के अंदर क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं। तो फर्स्ट जो मर्जर का टाइप होता है, मर्जर का फर्स्ट टाइप होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब हॉरिजॉन्टल मर्जर ये उन कंपनी के अंदर होता है जहां पर कंपनी जो है, कंपनी ए है एंड कंपनी बी है। कंपनी ए एंड कंपनी बी ये सेम इंडस्ट्रीज में काम करती है, सेम इंडस्ट्रीज में काम करती है। अब ऑब्वियस है, सेम इंडस्ट्रीज में काम करती है मीन्स क्या है, वो कॉम्पिटिटर है। क्या है, कॉम्पिटिटर है, यानी क्या है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। ये क्या है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एक दूसरे के। लेकिन फिर अगर कॉम्पिटिटर है तो ये मर्जर क्यों करती है, कंबाइन होके फिर न्यू एंटिटी बन के आगे क्यों सेम काम को कैरी करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, इसके बेनिफिट्स क्या है, तो जो कुछ भी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल जो है वो वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। जो कुछ भी
इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स होता क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्चुअली होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मीन्स वॉल्यूम बढ़ने पर किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के बाद जो कुछ भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ता है, सेल्स ज़्यादा होती है, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी फर्स्ट 500 यूनिट्स को बनाती है, इसके लिए पर यूनिट कॉस्ट उससे आती है 10 पर यूनिट, लेकिन अब वॉल्यूम बढ़ा, अब वो 10,000 यूनिट्स, अब वो 1000 यूनिट्स बनाती है, तो यहाँ पर अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे कितनी लगती है, 8 पर यूनिट। यानी क्या हुआ, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुई, रिड्यूस हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुई, रिड्यूस हुई। दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जो कुछ भी डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी और इंस्टॉलेशन ये क्या हो जाता है, नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होता, शेड होता है, एलिमिनेट होता है, रिड्यूस होता है या तो फिर एलिमिनेट होता है, डुप्लीकेशन सब नहीं होता। बिकॉज देखो कंपनी ए भी सेम मशीनरी यूज़ करती है, कंपनी बी भी पहले मर्ज होने से पहले अगर सेम मशीनरी यूज़ करती थी, लेकिन अब ए और बी एक साथ में आए, तो अब जो कुछ भी मशीनरी का इंस्टॉलेशन होगा वो एक ही बार होगा, ए के अलग बी का अलग होगा क्या, नहीं होगा, एक ही बार होगा, तो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। डायरेक्ट सेम इंडस्ट्रीज है, वहाँ के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ में मर्ज किया जाता है, वर्क, इसकी वजह से क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कम होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टॉलेशन क्या होता है, रिड्यूस होता है। दिस इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। सेकेंड टाइप आता है वर्टिकल मर्जर। सेकेंड टाइप कौन सा है, सेकेंड है, नाम तो सुना तो होगा ना, वर्टिकल मर्जर, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल मर्जर नहीं सुना था, क्या सुना था, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वो किसके अंदर था, वर्टिकल के अंदर था। यहाँ पर भी वही देखना है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर भी सेम एग्जांपल हमने लास्ट में, वर्टिकल मर्जर क्या होता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन से टू फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर होता है, सेम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लेकिन जो कुछ भी उनका स्टेज है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर्स में मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, ये क्या है, यहाँ पर कॉफी बीन्स प्रोड्यूस होते हैं, सपोज करो ये कंपनी ए है, वो क्या करती है, कॉफी बीन्स को, उसके पास कॉफी बीन्स का, कॉफी या बीन्स आ गया, ओके, कॉफी बीन्स है वो यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर जो है सेकेंड कंपनी है, वो क्या करती है, कॉफी बीन्स मंगवाती है और उससे कॉफी पाउडर बनाती है, ये हमारी कंपनी क्या है, बी है। और थर्ड है जो कॉफी कैफे है, क्या है, कॉफी कैफे है, ये क्या करता है, कॉफी पाउडर को मंगवाता है और क्या करता है, कॉफी बना के बेचता है आगे कंज्यूमर को। अब देखो कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है, सेम है, हर एक किसी ना किसी तरह से कॉफी के प्रोडक्ट से, कॉफी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन का स्टेज है, फाइनल क्या बनेगी, कॉफी बनेगी, लेकिन इसका जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, इसका जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है और इसका जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रिगार्डिंग कॉफी, ये क्या है, डिफरेंट है। यानी जब ए और बी मर्ज होगी कंपनी, तो ये वर्टिकल मर्जर होगा, या तो फिर बी और सी जब कंबाइन होगी तो क्या होगा, वर्टिकल मर्जर होगा। अब इसके अंदर भी, वर्टिकल मर्जर के अंदर भी टाइप्स आते हैं, एक होता है बैकवर्ड, यानी अगर कॉफी पाउडर बी जो है, अगर ये मर्ज होता है कॉफी बीन के साथ में, तो ये होगा बैकवर्ड, सेम हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। और अगर ये इसके साथ में होता है तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड।
यानी सप्लाई चेन में जो सप्लाई कर सकता है उसे सपोर्ट कर सकता है, उससे क्या तो वो बैकवर्ड, आगे वाला हुआ तो फॉरवर्ड। ये होता है वर्टिकल मर्जर। थर्ड हमारा टाइप आता है कोजेनरिक मर्जर। अब कोजेनरिक मर्जर के अंदर होता क्या है, थर्ड हमारा जो टाइप है मर्जर का वो है कोजेनरिक मर्जर। कोजेनरिक मर्जर ऐसे कंपनीज के बीच में होता है जो कंपनीज क्या होती है, रिलेटेड होती है एक दूसरे से। अब किस तरह से रिलेटेड होती है, या तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, या तो फिर टेक्नोलॉजी यूज करते होगी वो उनकी सिमिलर हो सकती है, या तो फिर जो मार्केट को वो सर्व करते हैं, जहाँ पर वो कॉम्पीट करते हैं वो सेम हो सकता है, या तो फिर जो उनका फंक्शन है वो क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। यानी किसी ना किसी तरह से वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है। दिस इज कोजेनरिक मर्जर। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर HUL ओके, ये किस में डील करता है, अगर HUL में डील करता है और GSK क्या करता है, ड्रिंक्स प्रोवाइड करता है हेल्थ रिलेटेड, तो जो कुछ भी FMCG जो HUL है और GSK है, अगर ये दोनों का बिजनेस कैसा है, किसी ना किसी तरह से क्या है, रिलेटेड है, उनका जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो सेम है, या तो फिर हम बोल सकते हैं उनका जो कुछ भी कस्टमर बेस है वो क्या है, सेम है। तो ये किसी ना किसी तरह से हम ऐड कर सकते हैं ना, यहाँ पर कस्टमर बेस से किसी ना किसी तरह से क्या है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। और जब इसे ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर होता है तो वो होता है कोजेनरिक मर्जर। यानी दो कंपनी जिनके बीच में रिलेटेड बिजनेसेस है वो होता है कोजेनरिक मर्जर। फोर्थ होता है हमारा कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। अगेन कॉन्ग्लोमेरेट मीन्स क्या, अनरिलेटेड, रिलेटेड आया तो अनरिलेटेड तो आएगा ही, ये होता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। यानी कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर वो मर्जर होता है जहां पर जो कुछ भी टू ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज हुए हैं, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मर्जर हुआ है, वो टू ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से टोटली अनरिलेटेड है। हमने एग्जांपल देखा था ITC लिमिटेड ने अगर ये मर्ज करती है होटल्स एंड FMCG, तो ये क्या हुआ, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर हुआ। क्या हुआ, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर हुआ। देखो ये जो रेवेन्यू फर्स्ट अर्न करती थी उसका टोटल कस्टमर बेस, उसका जो कुछ भी प्रोडक्शन लेवल, उसके जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है एंटायरली डिफरेंट थे होटल्स एंड FMCG से, कुछ रिलेशन सही नहीं। दिस इज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। ओके, ये आता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। तो हमने चार टाइप्स देखे, हमने क्या देखे, चार टाइप्स देखे मर्जर्स के। अब उसके बाद में आता है स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। अब स्ट्रैटेजिक अलायंसेस क्या होता है, एक बिजनेस रिलेशनशिप होता है जो अचीव करने के लिए हेल्प करता है। देखो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, अब ये भी फर्स्ट तो ये स्ट्रैटेजिक अलायंस ये भी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज है, जो एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस हेल्प करता है, किसके लिए हेल्प करता है, टू अचीव
स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी यानी अचीव, ये एक दूसरे को, जब दो ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, यहाँ पर भी क्या हो गए, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हो गए, क्या हो गए, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हो गए, ये मिलकर क्या करेंगे, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाएंगे। इनका स्टेटस, जो पार्टनर्स होता है इनका स्टेटस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इनका स्टेटस इंडिपेंडेंट होता है। और फर्स्ट तो ये इंडिपेंडेंट होता है, मींस ये जो एंटिटीज होते हैं ना, ये भी सेपरेट ही होते हैं। हमने मर्जर में क्या देखा, ए प्लस बी कंबाइन होगा। हमने एक्विजिशन में क्या देखा, ए कंट्रोल करेगा बी को, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट होते हैं, ना तो ए बी को कंट्रोल करता है ना तो बी ए को कंट्रोल करता है। बट जब नीड होती है तब बी ए को सपोर्ट करता है और ए बी को सपोर्ट करता है, किसके लिए, उनके जो कुछ भी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, मीन्स समझेगा अब। ओके, और एडवांटेजेस पे है, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या हुआ, एप्पल एंड IBM, इनके बीच में 2014 में स्ट्रैटेजिक अलायंस था। क्या था, स्ट्रैटेजिक अलायंस। अब क्यों था, तो देखो एप्पल ने क्या किया, जो कुछ भी, ओके ये क्या है, रेपुटेशनल ब्रांड है, एप्पल ने जो कुछ भी उसका प्रोडक्ट बनाना था उसके लिए हार्डवेयर प्रोवाइड किए और यानी आईफोन्स एंड आईपैड्स बनाए। ओके, IBM ने क्या किया, IBM ने जो कुछ भी सॉफ्टवेयर IBM ने क्या किया, ये बनाते वक्त जो कुछ भी सॉफ्टवेयर चाहिए थे एंड कंसल्टेंसी चाहिए थी वो प्रोवाइड की। यानी दोनों के गोल्स क्या हुए, दोनों के गोल्स अचीव हुए। यानी इसने हार्डवेयर दिया, इसने सॉफ्टवेयर दिया, लेकिन एप्पल एंड IBM इंडिपेंडेंटली काम करती है। एप्पल एंड IBM की सेपरेट आइडेंटिटी है, इंडिपेंडेंट है, ना ये एप्पल इसको कंट्रोल करेंगे ना ये। लेकिन क्या करेंगे, जब एप्पल को सॉफ्टवेयर एंड एक प्रोडक्ट बनाते वक्त जो फाइनल गोल अचीव करना है, तब ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा और ये क्या करेगा, हार्डवेयर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर क्या हुआ, एप्पल का हार्डवेयर काम किया और इसका क्या, कंसल्टेंसी एंड एक्सपर्टाइज का काम हुआ। यानी नो मर्जर, नो एक्विजिशन, इंडिपेंडेंट एंटिटी। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट तो ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज क्या है, तो देखो जब ये जो कुछ भी टीम होती है ना ऑर्गेनाइजेशंस की, उसे स्किल बिल्डिंग के अंदर एंड कैपेबिलिटीज को अक्वायर करने में हेल्प करता है। कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, अक्वायर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए पार्टनर्स को हेल्प करता है। देखो हार्डवेयर देकर उसने उसके रिगार्डिंग हेल्प की, सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन देके कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके IBM ने एप्पल्स को
क्या किया, हेल्प किया। सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट है। सेकंड है जो कुछ भी एक सिनर्जी बनी रहती है, उनके बीच में क्या एक लिंक बनी रहती है, सिनर्जी बेनिफिट यहाँ पर अचीव होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट, सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और सप्लाई चेन को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। सप्लाई चेन को एक्सटेंड करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। सो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट क्या होता है, टीम के अंदर, पार्टनर्स के अंदर, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के अंदर स्किल एंड कैपेबिलिटीज इंप्रूव होती है, उनके बीच में एक सिनर्जी बेनिफिट रहता है। और जो कुछ भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, कैपेसिटी बढ़ती है। देखो ना, अगर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टेंसी के लिए एप्पल अगर खुद से मीन्स उसी के पास होना चाहिए, इसलिए किसी को ट्रेनिंग देने के लिए स्टार्ट करता, कुछ करने के लिए स्टार्ट करता, तो कितना कॉस्ट लगती है उससे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने क्या किया, आईबीएम के साथ में स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को क्रिएट किया, एक लिंक क्रिएट की, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका वो कॉस्ट कम हुआ, जो अमाउंट वहां लगी की कॉस्ट की वो यहाँ पर कम हो सकती है। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ा और सप्लाई चेन एक्सटेंड हुई है, सप्लाई चेन एक्सटेंड करने के लिए हेल्प करता है। सेकेंड आता है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक बेनिफिट होता क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट के अंदर तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है, अचीव होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन में, मैंने इसी लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बताया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स में क्या, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो कुछ भी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसकी वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज क्रिएट होता है, स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज मिलता है। थर्ड जो है, जो कुछ भी अलायंसेस की वजह से रिस्क जो होता है ना वो भी कम होता है, रिस्क क्या होता है, कम होता है। रिस्क कॉस्ट भी कम लगती है और रिस्क भी कम होता है। दिस इज इकोनॉमिक बेनिफिट।